हेलो एवरीवन। रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप रोज़ाना एक सेट मेरे साथ कर सकते हैं, जिसमें मैंने 15-15 क्वेश्चंस के कुछ सेट तैयार किए हैं, जिसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पेपर से उठाए हुए हैं। तो क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे साथ एक एक सेट को कंप्लीट करिए। 15-15 क्वेश्चन भी अगर आप डेली करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे ही स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आता है वैसे ही आप वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले खुद से ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन का आंसर बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो फिर मेरा आंसर से मैच करिए कि वो सही आपने किया था या गलत किया था। इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और 15 से 20 मिनट में एक सेट में डेली आपको कराऊंगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी रीजनिंग की हो जाएगी। आज हम करने वाले हैं सेट 1। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस से, मतलब मैंने क्वेश्चंस को ऐसे रखा है कि पहले इजी फिर टफ, इस तरह से, मतलब जो पहले 2-3 सेट होंगे वो इजी होंगे और फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उन चारों में से एक डिफरेंट है जो बाकी के साथ में मेल नहीं खाता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 371, क्योंकि 371 जो है वो एक नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 371 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 जा 35 और बाकी के 21 बचेगा और 7 3 जा 21। तो ये तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी के नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर देखकर हम पहचान लें कि ये प्राइम होगा या नहीं होगा? तो आप ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स की पहचान होती है वो 6 के +-1 के फॉर्मेट में होते हैं। मतलब जैसे नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 191, तो 191 को मैं 6 से डिवाइड करके देखूं तो 6 18 होगा यहाँ से, और ये बचा आपका 11। अब यहाँ से 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, और 12 में मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? -1। तो अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करके देखूँ, या तो +1 रिमाइंडर बने या फिर -1, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। इस तरह से हम प्राइम नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 371 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। 2 में कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रुप को इस तरह से कोड किया गया है, तो उसी कूट भाषा में एबव को किस तरह से कोड करेंगे। ठीक है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है आपको ग्रुप, और ग्रुप के लिए कोड क्या दिया हुआ है? RGOPU। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं तो लेटर के प्लेस लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेटर्स को आगे पीछे करके ही बनाया होता है। जैसे यहाँ देखो G इधर लिखा है और R इधर लिखा है, ऐसे ही U इधर है और P इधर है, और यहाँ पर O बीच में ऐसे लिखा हुआ है। तो कई बार हमें लेटर के प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो लेटर्स में हमें वर्ड दिया हुआ है उसी को वो आगे पीछे करके अरेंज कर देता है। तो इसी तरह से जैसे ये अरेंज हुआ है वैसे ही एबव का कोड क्या हो जाएगा। तो एबव के कोड के लिए देखो, पहले दोनों को तो आप क्रॉस कर दो, यानी कि BA हो जाएगा ये, और बीच वाले को ऐसे रहने दो और इनको भी क्रॉस कर दो, यानी कि ये EV हो गया। और इस तरह का ऑप्शन हमारा कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन C, जो कि इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे में क्या करना है, जो कोडिंग इसमें लग रही है वही कोडिंग हमारी इसमें भी लग जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें कहा गया है कि क्या IAS अधिकारी के वेतन में 100% वृद्धि कर देनी चाहिए, मतलब एक तरह से उसका वेतन डबल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर तर्क दिया है, आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है ये। हाँ, इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे, पहले में दिया हुआ है, और सेकंड में कहा है नहीं, उनका मौजूदा वेतन और भत्ता उनके लिए पर्याप्त है। तो देखो, जब भी आपको कथन और तर्क वाला स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो इसमें हाँ या ना मायने नहीं रखता है कि हमारा जवाब हाँ में है या ना में है, बल्कि ये मायने रखता है कि जो आप बात आपने कही है, यहाँ पर जो तर्क में लिखी हुई बात है उसमें जो है एक तरीके से वेटेज होना चाहिए, मतलब वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर पढ़िए दोबारा से। इसमें कहा है कि भाई वेतन को क्या कर दें, हम डबल कर दें। तो पहले में कहा है कि इससे नौकरी के लिए अधिक उम्मीदवार आकर्षित होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी नौकरी के लिए सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं की जाती है ना, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कि नहीं, उनका मौजूदा वेतन और भत्ता उनके लिए पर्याप्त है। तो ऐसा कभी हुआ है कि पैसे जो हैं मतलब पर्याप्त पड़ जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हम लगा देंगे C, यानी कि ना तो पहला और ना दूसरा, दोनों में किसी में दम नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है ना वेतन और भत्ते की बात हो रही है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए या फिर किसी को बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाँ या ना मायने नहीं रखता है, बल्कि
बात में दम होना चाहिए, वो मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ एक तेंदुआ है, कुत्ता है, जिराफ है और भेड़िया है। तो आप जानते हैं कि भेड़िया, कुत्ता और तेंदुआ ये तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी, लेकिन जिराफ जो है वो शाकाहारी होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 5 में कहा गया है कि कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है, और फिर पूर्व अनुमान यानी कि अजम्पशन दिए हैं नंबर फर्स्ट कि कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, और सेकंड में कहा गया है कि कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना होगा कि कथन और पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो देखो, ये जो बात कथन में बोली गई है ना, ये हमारा एक तरीके से मुंह से बोला हुआ शब्द है, और ये जो नीचे दिए हुए हैं पूर्व अनुमान, ये एक तरीके से ब्रेन में सोची हुई बातें हैं। मतलब ऐसे मान के चलो कि अगर ये आपका दिमाग है तो दिमाग में आपने क्या सोचा और सोचने के बाद में मुंह से उस बात को बोल दिया। तो जो कथन में बोली गई बात है वो मुंह से निकली बात है, और जो यहाँ पर लिखे हुए पूर्व अनुमान है वो एक तरीके से क्या सोचकर बोले गए हैं, वो दिमाग में चलने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आप इसके साथ में उसको पढ़ो। जैसे मान लो ये कहा जाए कि कैंसर का इलाज करने के लिए कोई दवा नहीं है, इसलिए कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। तो ये देखो बिल्कुल मैचिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है, मतलब पहला वाला सही है। अब दूसरे को देखो, इसे भी ऐसे ही पढ़ो कि इसके साथ में बाद में उसको पढ़ना है। कैंसर आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसलिए कैंसर दुनिया भर में मौत का प्रमुख कारण है। तो ये एक दूसरा का अपोज नहीं कर रहे हैं भाई। अगर ठीक किया जा सकता है तो मौत उससे इतनी सारी क्यों हो रही है ना, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, केवल पहला जो पूर्व धारणा है या पूर्व अनुमान है वो अंतर्निहित होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, उसमें कहा गया है कि एक श्रृंखला है जिसमें क्वेश्चन मार्क का स्थान लगा है। अब इसको सीरीज को आप पूरा करो। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ आपको लेटर के प्लेस ज़रूर याद होने चाहिए। पहले ये दिया हुआ है, टीपी दिया है, ओके दिया है, और जेएफ दिया है, और ईए दिया है। तो अगर मुझे लेटर के प्लेस याद हो तो मैं इनके लेटर के प्लेस लिख सकता हूँ। देखो, T20 पर होता है, P16 पर होता है, O15 होता है, K11 होता है, J10 होता है, F6 होता है, और E5 होता है, और A1 होता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो देखो, यहाँ से ये F बना +5 करके, और फिर इससे 11 बना, फिर +5 करके, फिर इससे 16 बना, फिर 5 प्लस करके, तो इससे आगे फिर से 5 प्लस होंगे। तो P यानी कि 16 में मैंने 5 प्लस करना है, तो कितना आएगा 21, और 21 पर क्या होता है U। ऐसे ही देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 से 10 बना +5, और यहाँ पर 15 से +5, और ये 20 +5 और फिर से +5 होगा। तो 20 में मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 25, यानी कि y। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, YU, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, और बी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि सुनील का मुंह दक्षिण दिशा में है। तो मैं इसको साथ साथ बना देता हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और पहले ट्राई करें, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे बनना है। देखो, 4 डायरेक्शन हमारे पास होती हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ, और इधर वेस्ट। इसी तरीके से तो हम बनाते हैं। तो हालांकि ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी देखो मैं बताता हूँ कैसे। सुनील का मुंह जो है वो दक्षिण दिशा में है, तो आप ऐसे सोचकर चलो कि सुनील जो है वो नीचे मुंह करके खड़ा है इधर साइड में, ठीक है। और फिर कहा गया है कि वह 10 मीटर सीधा चलता है, तो वो नीचे की साइड में यहाँ तक आ गया, और कितनी दूरी चली उसने, 10 मीटर। फिर कह रहे हैं इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो पहले वो यहाँ से बाएं मुड़ जाएगा, और उसको हमें सिर्फ कितना चलाना है, 5 मीटर, यानी कि 5 आ गया। फिर कह रहे हैं वहाँ से वह हर मोड़ के बाद 5 मीटर चलने के लिए एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ता है। इसका मतलब यह है कि पहले वो लेफ़्ट मुड़ा और यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितने मीटर चलकर, सिर्फ 5 मीटर चल। उसके बाद वो राइट मुड़ा, और राइट मुड़ने के बाद में उसने फिर से कितने मीटर चला, 5 मीटर। फिर कहा है उसके बाद वह उत्तर दिशा में चलता है और कितने मीटर, 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब आप एक बात सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितना चलाया उसको, 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना चलाया, 5। तो इससे ऊपर जब वो उत्तर दिशा में जाएगा और उसको कितना चलाना है हमें, 15 मीटर। तो 15 मीटर में आप ये ध्यान रखना कि ये वाली जो लाइन जा रही थी डॉटेड यहाँ तक की, ये 5 है, तो यहाँ पर भी 5 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया होगा, 10 मीटर। हमें इसको एक्स्ट्रा आगे ले जाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो इधर घूम गया और 15 मीटर चलने लगा, तो वो आ जाएगा कुछ इतनी दूर यहाँ तक, ठीक है। 15 ऐसे क्यों चलाया मैंने,
यहाँ पर ये 5 दिया है और ये वाला भी 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये कुछ 10 मीटर के आसपास चलेगा और फिर बाकी का 5 मीटर जो है वो इधर एक्स्ट्रा यहाँ पर चलाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं अभी वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से इधर साइड में ये डायरेक्शन हमारी निकल के आ रही है और इन दोनों के बीच में यहाँ से कौन सी डायरेक्शन निकलेगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, जो कि उत्तर पश्चिम कहलाएगी। बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अगला क्या होगा। तो पहले आप ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर लॉजिक लगाया हमने 1 का क्यूब और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 होता है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। तो पहला वाला जो लेटर बनाया वो ऐसे बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, फिर कह रहे हैं हम 3 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर तो नंबर ले रहे हैं हम 1 2 3 4 और यहाँ पर लेंगे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 ऐसे करके। तो 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 27 और 4 31 यानी कि दूसरा नंबर आ गया। अब इसके बाद में हम करेंगे 5 का क्यूब और प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। दोनों को प्लस कर दिया तो ये बन गया 134, जो कि थर्ड नंबर पर लिखा है। इसके बाद हम करेंगे 7 का क्यूब और प्लस 4 का स्क्वायर। 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 359। फिर इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, 9। तो 9 का क्यूब और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 9 का क्यूब होता है 729 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 754, जो कि ऑप्शन हमें दे रखा है ए, और ए ही इसका सही आंसर है। तो इस तरह के जो लॉजिक है ये पेपर में जल्दी से मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको याद कर लीजिए। कहीं ऐसा आपको दिखता है तो पहले इसको ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये दिया हुआ है आपको सैलोजिज्म का क्वेश्चन और यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर बाइक दिया है और ये ट्रेन दिया है। बाइक यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। ये जो चैप्टर है मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप छोटी छोटी 4 वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो उसको देखकर ये पूरा चैप्टर अच्छे से सीख सकते हैं, आसानी से इसके आंसर्स दिए जाते हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम बनाने की यहाँ पर कोई नीड नहीं होती हमें। तो देखो पहले हम पहले और तीसरे वाले को कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन। तो यहाँ तो बसें लिखा है और यहाँ कार, ये तो कंबाइन होगा नहीं, तो पहले मुझे इसे इसके साथ में कंबाइन करना पड़ेगा। और इसके साथ कंबाइन करने के लिए मुझे कारें कॉमन तो दिख रहा है, तो कारों से कारें कट भी जाएंगी, लेकिन क्या ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो भाई यहाँ तो बसों के साथ कुछ है और यहाँ पर भी कुछ है, तो ये तो दोनों आपस में कंबाइन ही नहीं होंगे। कंबाइन नहीं होंगे तो इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। और जैसे ही हमारे दोनों गलत कॉन्क्लूज़न निकलते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, ईदर का केस। तो ईदर के केस के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए और उनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन ये लग गई। दोनों गलत होने चाहिए, ये भी होल्ड हो रही है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम करना है, तो यहाँ पर बाइक लिखा है, यहाँ ट्रेन लिखा है, यहाँ ट्रेन लिखा है, यहाँ बाइक लिखा है, तो क्या मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट को उल्टा नहीं लिख सकता? इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कुछ बाइक ट्रेनें हैं। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखो यहाँ पर अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या आंसर लगाएंगे कि या तो इसका पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। हो सकता है ये आपको एकदम से समझ नहीं आया होगा अगर आपने ये पहली बार मेथड सीखा है, तो इसलिए मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ये वाला चैप्टर जरूर से उससे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहा गया है कि भाई इस वाले वर्ड को अगर ऐसे कोड किया जाता है तो मंथ का कोड क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, यहाँ पर लिखा है STEPS और उसको हमने कोड किया है UNVRU से। तो सबसे पहला काम आप लेटर के प्लेस लिख लो। तो S जो होता है वो 19 पर होगा, 20 T और ये 5 और ये 16 और ये 19 फिर से। और यहाँ पर देखो U है तो ये हो जाएगा 21, ये 14 होता है। V जो होगा वो 22 हो जाएगा, R 18 होता है और U फिर से 21 होता है। तो अब आप इसमें लॉजिक लगा कर देखो तो आप देख पा रहे होगे कि देखो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे और ये इससे, ये वाला इससे और इससे, मतलब रिवर्स में ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और लॉजिक क्या लग रहा है, देखो 19 से 21 हुआ यानी कि +2 और फिर -2 और फिर ये जो है दोनों मिडिल वाले जो है ना ये अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है।
ये अपोजिट हैं, और फिर यहाँ से फिर से वही चीज़ कि ये -2 और ये +2। मतलब कहने का ये है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि जो बीच वाला है ना, मिडिल वाला टर्म, वो अपोजिट लिखे हुए हैं, यानी कि ई और वी जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो ये मिडिल वाले अपोजिट हैं और बाकी के सारे जो हैं वो +2 -1 +2 -2 -2 +2 इस तरह से हो रहा है। तो इसमें भी इसी तरीके का लॉजिक बनाओ आप, MONTH मंथ दिया हुआ है और लॉजिक हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहला वाला सबसे लास्ट वाले से, क्योंकि M जो होता है वो 13 होता है और लास्ट वाले में 2 प्लस होंगे, तो यानी कि लास्ट में O आना चाहिए। और O वाले हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन है, यानी कि 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद में जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कैसे बनेगा, वो आएगा -2 करके, तो O होता है आपका 15 और 15 से -2 किया तो 13, यानी कि M आएगा। और M देखो यहाँ पर तो N है और यहाँ M है, तो यहाँ से मुझे सीधे सीधे पता चल गया कि इसका B आंसर होगा, पूरा बोर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। और देखो, इसे करने के लिए याद करो, मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर में ये सिखा रखा है कि अगर इस तरीके की कोई पिक्चर आपको दी है तो उसमें हम ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, जो नीचे बेस है उस पर नंबरिंग करते हैं और जो मैक्सिमम नंबर आया उससे ठीक अगले नंबर से इंटू करके उसका आधा कर देते हैं और यहाँ से नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाते हैं, यानी कि इसमें कितने होंगे 6। तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर हमारे पास कैसी बनी हुई है, ये वाली पिक्चर इतनी, ठीक है, ये सेम इसी के जैसी पिक्चर दिख रही है। तो यहाँ से इस कॉर्नर से मुझे 6 मिलेंगे, फिर इस कॉर्नर से भी 6, क्योंकि यहाँ फिर से देखो ये वाली पिक्चर बनेगी एक ऐसे सेम है, फिर इस कॉर्नर से भी 6, इस कॉर्नर से भी, इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से भी। तो टोटल ये हो गए 6 6 जा 36, मतलब 36 ट्राइंगल हो गए। लेकिन इसमें कुछ ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो मैंने 2 बार गिन लिए। जैसे एक ये वाले ट्राइंगल को देखो आप, जब मैं इधर वाले पार्ट को गिन रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तभी भी गिना, और जब इसको गिन रहे थे तब भी गिना। मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये 2 बार गिना गया। ऐसे ही ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये भी 2 बार गिना गया। ये वाला जो है इसको भी मैंने 2 बार गिन लिया, इस वाले को भी 2 बार गिना यहाँ पर जो है, और ऐसे ही ये वाला जो है इसको भी मैंने 2 बार गिना, और ये वाला जो है इसको भी मैंने 2 बार गिना। तो कितने ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनको मैंने 2 बार गिना, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से ये 6 माइनस कर दो तो टोटल कितने बचे 30, यानी कि इस पिक्चर में 30 तो यहाँ से हो गए। और जब इन दोनों को मिलाकर हम रखेंगे तो देखोगे आप कि 2 बड़े पिक्चर्स भी बनेंगे, एक ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल इसमें 2 और प्लस कर दिए जाएंगे, तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो 32 होगा, और 32 इस पिक्चर में टोटल ट्राइंगल होंगे, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले लेटर की प्लेस लिख लो। तो Q होता है आपका 17, U होगा आपका 21, Z होता है 26 और ये हो जाएगा 6 और यहाँ से 13। तो यहाँ सीधे सीधे पता चल रहा है, देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 17 से 21 हुआ है यानी कि प्लस के 4 हुआ है, फिर यहाँ 21 से 26 हुआ है यानी +5 हुआ है, फिर यहाँ पर +6 हुआ है और फिर यहाँ पर +7 हुआ है। ये दरअसल क्या हुआ है, एक ही सीरीज रिपीट होने लगती है। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा +3, मतलब 17 में 17 जो वर्ड आया है वो किसी में 3 प्लस करने के बाद में आया है, तो किस में प्लस करने के बाद आया होगा 14 में, यानी कि 14 का मतलब n। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा, यानी कि n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कितने लोग हैं यहाँ पर, 8 लोग हैं। पूजा, काजल, रेहाना, सुरेश, टीना, उमेश और विवेक और बिलाल, ये 8 दोस्त हैं और एक सर्कल में बैठे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप एक सर्कल बना लो और उसमें 8 लोगों को बैठा लो। तो यहाँ पर 8 लोग बैठ जाएंगे ये कुछ इस तरह से, और इन सब का मुंह किधर है, अंदर की ओर है। कह रहे हैं कि ये एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, मतलब चारों तरफ बैठे हैं। और फिर क्या कहा गया है कि विवेक जो है वो काजल के दाएं तीसरा और रेहाना के बाएं दूसरा है। कहा है काजल के दाएं, तो सबसे पहले काजल को बना लो कहीं पर भी। तो मैंने काजल को यहाँ बना लिया। अगर काजल यहाँ पर है तो विवेक के बारे में बोला है कि विवेक जो है वो काजल के दाएं तीसरा है, तो राइट साइड में 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पर कौन बैठा होगा, विवेक। ठीक, और फिर विवेक के बारे में एक और बात बोली है कि ये कहाँ है, रेहाना के बाएं दूसरा है। तो रेहाना को मुझे इधर बैठाना पड़ेगा, ये आ गई रेहाना, तभी तो इसके बाएं पहला
और दूसरा विवेक आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए कहा गया है कि काजल जो है वो टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो टीना के बाएं से काजल जिसको मैं बैठा चुका हूँ वो टीना के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहली दूसरी, ये जो है काजल है। और फिर कहा गया है और सुरेश के ठीक दाएं हैं, तो यानी कि सुरेश को मुझे यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तभी तो उसके ठीक राइट साइड में काजल आएगी। और फिर कहा है कि उमेश जो है वो काजल और टीना के बीच में है, टीना यहाँ है, काजल यहाँ पर है, तो यहाँ कौन बन गया? उमेश। ठीक है, और फिर कहा है पूजा रिहाना के बाएं नहीं है, तो पूजा अगर रिहाना के बाएं नहीं है तो दाएं होगी, तो यानी कि पूजा यहाँ पर बैठी है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति बचा जो ऊपर वाला प्लेस है, ये किसको मिल जाएगा? कौन व्यक्ति गायब है यहाँ से? बिलाल, तो यहाँ पर बैठेगा बिलाल। ठीक है, और इस तरह से हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हमसे पूछा कौन है, विवेक के ठीक दाएं कौन बैठा है या बैठी है, तो विवेक के ठीक दाएं कौन है? रिहाना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रिहाना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी एक नंबर सीरीज आपको दे रखी है, तो आप सीधे सीधे देखो, जब भी शुरू के दो नंबर्स सेम हो तो समझ जाना 1 से इंटू हो रखा है। तो 12 में 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। और फिर 12 में किससे इंटू करूं कि 18 आ जाए, तो 3/2 से इंटू करना पड़ेगा, तब 18 आएगा। ठीक है, 3/2 कह लो, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 12 × 1.5 है। ठीक है, उससे हमें 18 मिला। फिर उसके बाद 45 ला रहा है, तो 45 कैसे आया होगा? 18 में हमने इंटू किया है 5/2 का, यानी कि 2.5 का, 2.5 का इंटू हमने किया 18 में, तो हमें कितना वैल्यू मिला? 45। यहाँ से मुझे सीरीज़ पता चल गई कि पीछे वाले नंबर को प्लस कर रहा है, मतलब ये 1 था, 1 के बाद 3/2 है, तो 3/2 मतलब कैसे लाए? इसमें इसको प्लस करके अगला नंबर मैंने लिख रखा है, यानी कि 2.5। तो इससे अगला नंबर क्या होगा? ये जो 1.5 है और ये जो 2.5 है, इन दोनों को प्लस कर लो, तो ये 4.0 हो गया, यानी कि अब मैं 45 की इंटू 4 से करूँगा तो मुझे मिलेगा 180, और 180 ही अगला नंबर है। अब इसके बाद 180 में किसकी इंटू करें कि अगला नंबर आए, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 1.5 में प्लस किया था 5/2 को, तो अब ये जो 2.5 है और ये 4 है, ये आपस में प्लस होंगे, यानी कि 2.5 और +4 यानी कि 6.5। तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि 180 में हम 6.5 का इंटू करेंगे, तो 6.5 का इंटू करने के बाद में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1170, जो कि ऑप्शन डी है, और डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेट का पहले कि रोशनी अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2004 को सोमवार में मनाती है, तो पुनः वह इसे किस वर्ष में दोबारा सोमवार को मनाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे तो आपको पता है कि 2004 जो है वो कब रिपीट होगा, क्योंकि एक लीप ईयर है, तो ये जो है पूरे 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है, यानी कि 2032 में ऐसा होगा। बट ये जो है ना, ये पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। बट ये जो टाइमिंग दे रखी है तो 10 जनवरी की दी है ना, तो आप क्या काम करो, यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो कि किसके बीच में विषम दिन 0 आ रहा है। तो यहाँ 2009 है, 2009 और 2004 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 2004 और 2009 के बीच में विषम दिन कितने आएंगे, तो 5 साल तो वैसे आ रहे हैं, और एक 4 लीप है, और एक इसके बाद 8 हो जाएगा, मतलब 7 को 7 से काटेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब 2009 होगा। 2009 का जो कैलेंडर होगा वो ऐसे मान लो कि 1 जनवरी 2009 का कैलेंडर, और यहाँ से 28 फरवरी 2009 तक के कैलेंडर की बात, ये वाला जो कैलेंडर है ये किसके सिमिलर हो जाएगा? 1 जनवरी 2004 से लेकर 28 फरवरी 2004 तक। और इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में तो आएगा 1 मार्च, और इसके ठीक बाद में आएगा 29 फरवरी। तो इसके आगे का कैलेंडर तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कैलेंडर सेम हो जाएगा, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो 2009 है। तो यहाँ पर ये सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो जिसने जितने क्वेश्चन अपनी मेहनत से किए थे वो कमेंट करके बताओ नीचे, और बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट सेट में।